नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे जो सवाल पूछते हैं और छोटे छोटे सवाल होते हैं, लेकिन जवाब सामने होता है और उनको ही पता नहीं होता। और जब मैं कोई आसान सा जवाब दे देता हूँ तो वो हैरान हो जाते, बोलते हमारे दिमाग में ये क्यों नहीं आया। हम रामायण है, महाभारत है, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ है, बार बार पढ़ते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं, लेकिन कथा इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसके पात्र इंपॉर्टेंट नहीं होते, उसमें कोई बोध होता है। हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से ये कथाएं हमारे पीढ़ियों ने सुनी है, लेकिन कितने लोग उसमें जो बोध है, वो आशय है, वो समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको एक बात बता दूं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी या बीजेपी की जो नीतिमत्ता है, पॉलिटिक्स है, पॉलिसी है, उसका आधार हिंदुत्व है। इसका मतलब क्या होता है? हिंदुत्व नाम की कोई विचारधारा है, जैसे लिबरल हो या मार्क्सिस्ट हो, उनकी एक विचारधारा किसी एक बड़े थियोरिटिशियन ने क्या बोलते हो आप लोग, मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने जो लिखी है वो मार्क्सिस्ट विचारधारा है। माओ की एक विचारधारा है, लिबरल्स की कोई विचारधारा है। ऐसी हिंदुत्व की विचारधारा क्या है? वो इवॉल्व होते आई है, अनुभव से बनते आई हुई एक आइडिया है जो हमेशा विकसित होती जा रही है। और उससे ये कथाएं सामने आ गई। कोई भी थियरी होती है, वो समझाने के लिए एक कथा, कहानी पेश की जाती है, और उस कहानी में हिसाब नीति है अलग अलग। हम नासिर, मुल्ला नासिर, उसकी कथाएं, नासिर मुल्ला की कथाएं सुनते हैं, हिसाब नीति होती है, अरेबियन नाइट्स होती है। वो कथा इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसमें से कुछ बोध होता है, वो उठाना चाहिए। और ऐसी एक कथा मैं आज आपको बोलूंगा जो आपने, आपके लिए नई नहीं है। आपको याद होगा जब जुआ खेला गया था, द्यूत खेला गया था, और उसमें कौरवों ने, शकुनी मामा ने पांडवों को हराया था, और ये जंग हो गई, ये तो तय हो गया था। तो जंग टालने के लिए भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास जाते हैं, यानी जाने के लिए निकलते कि मैं समझा दूंगा दुर्योधन को कि युद्ध कैसे टाला जा सकता है, नहीं होना चाहिए युद्ध। तो वो एक शर्त दुर्योधन के सामने रखने वाले थे। और ये भी आपको मालूम है कि उन्होंने दुर्योधन को जाके, जिसको कृष्ण शिष्टा ही बोला जाता है, प्रस्ताव ये था कि अगर युद्ध नहीं होना चाहिए तो एक काम करो, पांडवों को 5 गांव दे दो, 5 गांव का इलाका जो है, बस उतना ही पांडवों को दे दो, फिर कौरव पांडवों में जंग नहीं होगी, युद्ध नहीं होगा। तो ये प्रस्ताव लेकर जब भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास जाने वाले थे, तो आपको मालूम है द्रौपदी को तो उन्होंने अपनी बहन माना था। तो द्रौपदी अपने भैया से कहती है कि तुम युद्ध से डरते हो, अपनी बहन की इज्जत जिन्होंने उछालने की कोशिश की है, उनसे युद्ध होना ही चाहिए। सवाल इज्जत का है, 5 गांव या किसी राज्य का नहीं है, साम्राज्य का नहीं है, अपने बहन की इज्जत का सवाल है। और तुम अपने बहन की इज्जत का सौदा करने निकले हो। अगर दुर्योधन ने मान लिया 5 गांव, तो क्या युद्ध टाला जा सकता है? तो मेरी इज्जत का क्या है? मेरी इज्जत उछाली गई है, ये जब द्रौपदी पूछती है, तब भगवान श्री कृष्ण उनको बिल्कुल आसान सा जवाब देते हैं। बोलते हैं, बहना, तेरे प्यार में और मेरे प्यार में, हमारे रिश्ते में जो भावना है, उस पर मेरा जितना विश्वास है, उससे भी ज्यादा मेरा विश्वास दुर्योधन की मूर्खता पर है, दुर्योधन के अहंकार पर है। मुझे विश्वास है कि दुर्योधन
ये प्रस्ताव मंजूर नहीं करेगा, वो युद्ध करेगा ही करेगा। तो मैं एक चांस ले रहा हूं कि भाई हमने तो समझाने की कोशिश की थी, हमने इसको बचाने की कोशिश की थी, ना कि पांडवों के तरफ से खड़े हो गए थे। ये दिखाने के लिए मैं कर रहा हूं, लेकिन युद्ध तो होगा ही, क्योंकि युद्ध तुम्हें चाहिए, उससे भी ज्यादा दुर्योधन को चाहिए। दुर्योधन जीतना हारना नहीं मानता, वो अहंकार मानता है, और इसलिए युद्ध जरूर होगा। तो ये जो कहानी है, इस कहानी में एक बोध है कि शत्रु तो है, सामने खड़ा है, वो दुश्मन जरूर है, लेकिन आपकी रणनीति में उस दुश्मन की जो फितरत होती है, स्वभाव होता है, दुर्गुण होते हैं, उसका भी आप अगर एक मुद्दा करके इस्तेमाल करोगे तो उसको हराने में उसकी भी मदद आपको मिल सकती है। और इसलिए मैं उसके मूर्खता पर निर्भर हूं। मुझे दुर्योधन को बचाना नहीं है, लेकिन वही अपने विनाश के लिए मेरी मदद करेगा, पांडवों की मदद करेगा, इस पर मुझे पूरा भरोसा है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण उसको समझाते हैं। और यही कहानी सिर्फ कहानी नहीं है और महाभारत की नहीं है, ये हमारे जिंदगी में हम बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, लेकिन उसमें जो महाभारत है वो हम समझ नहीं पाते। उसमें जो महाभारत हो रही है वो ना देखना चाहते, ना समझना चाहते। वरना आज की राजनीति में भी हमें ये दिखाई पड़ता है। ये मैं आज आपको ये कहानी इसलिए समझा रहा हूं कि आज ही मैंने, कल की बात है, सॉरी आज नहीं कल की बात है, मैंने खबर पढ़ी, देखी भी, कि राहुल गांधी बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए वोट का अधिकार, ये आंदोलन लेकर पटना पहुंच गए। आपको मालूम है बिहार की राजनीति में पिछले 2-3 दशकों से कांग्रेस लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के बैसाखी पर जी रही है। यानी बिहार की कांग्रेस पार्टी सिर्फ लालू प्रसाद चलाते, बाकी वहां का कौन कांग्रेस का नेता है, वो क्या कर सकता है, ये कांग्रेस के हाईकमांड तक पता नहीं। बीच में 2-3 महीने पहले राहुल गांधी ने एक ट्राई किया था कि भाई अपनी ताकत बिहार में दिखाएंगे, और इसके लिए अपना एक लंगड़ा घोड़ा और एक बारात का घोड़ा उन्होंने बिहार की रेस के लिए भेजा था। लंगड़ा घोड़ा था कन्हैया कुमार और रेस का घोड़ा था पप्पू यादव। उनको लेकर नौकरी दो, ऐसा कुछ किया था ना, रोजगार दो नहीं तो सत्ता छोड़ दो, ऐसा मोर्चा निकालने की कोशिश पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के नेतृत्व में ये एक यात्रा शुरू हो गई थी। अब कितने दिन चली पता नहीं, लेकिन कब यात्रा खत्म हो गई ये भी किसी को पता नहीं है। ना कन्हैया कुमार को पता है, ना राहुल गांधी को पता है, ना पप्पू यादव को पता है। 2-3 महीने पहले की बात है, मुझे तारीख याद नहीं है, लेकिन 8-10 दिन भी ये यात्रा चली नहीं। मीडिया ने उसको बहुत अहमियत देने की कोशिश की, बहुत भारी पब्लिसिटी हुई, लेकिन आगे ये यात्रा, उसका समारोह कब हुआ पता नहीं, उसकी समाप्ति कब हुई, किसने की, कैसे हुई, कहां हुई, कोई खबर आपने पढ़ी है? नहीं। अचानक से ये यात्रा शुरू हो गई थी और अचानक से गायब भी हो गई। फिर राहुल गांधी वहां पहुंचे, किसके पास पहुंचे? तेजस्वी यादव के पास, क्योंकि तेजस्वी यादव भी कुछ महीनों से बेरोजगारी वगैरह की यात्रा कर रहे थे। अचानक वो बिहार की वोटर लिस्ट के पास पहुंच गए, और वोटर लिस्ट में कुछ नाम काटे गए, इसके लिए तेजस्वी यादव ने अपना मोर्चा खोल लिया था। तो उसमें सहयोग देने के लिए राहुल गांधी पहुंच गए, लेकिन उस स्टेज पर, उस मंच पर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जाने लगे, उनको धक्के मारकर निकाला गया था और फिर मामला गड़बड़ा गया।
फिर राहुल गांधी ने अपने दिल्ली के नए निवास स्थान पर एक फिल्म दिखाई वोट चोरी की। अब फिर वोट का अधिकार ये आंदोलन लेके राहुल गांधी पटना पहुंचे। अब इससे क्या होने वाला है पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी वगैरह किसके साथ लड़ रहे हैं? बीजेपी के साथ लड़ रहे, नीतीश के साथ लड़ रहे, एनडीए के साथ लड़ रहे, और एनडीए आवाज नहीं करती। बिहार में अगर आप देखो तो जो खबरें आती है, और राहुल और तेजस्वी की ज्यादा खबरें आती है, बीजेपी एनडीए चिराग क्या कर रहे उसकी ज्यादा खबरें आती नहीं है। तो एक बात साफ है, अगर चुनाव 2-2.5 महीने पर आ चुका है तो एनडीए उस चुनाव के लिए क्या तैयारियां कर रही है उसकी खबरें कहीं भी नहीं आ रही। हाँ, छुटपुट कोई समारंभ होता है, फंक्शन होता है, उसकी खबरें आ रही है, लेकिन अमित शाह जैसा चाणक्य बिहार फिर से जीतने के लिए कौन सी रणनीति, चाणक्य नीति आजमा रहा है उसकी खबरें नहीं मिलती। तो क्या हो रहा है वहां, हमें तो पता नहीं। तो इसलिए ये देखना पड़ता है कि राहुल गांधी अगर पटना जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, वोट का अधिकार आंदोलन छेड़ रहे हैं, उसकी रैली कर रहे हैं, तो अमित शाह चुप क्यों है? क्या वो उससे टक्कर लेना नहीं चाहते? इंडिया अलायंस जो बनी है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस है, बाकी कोई छुटपुट पार्टियां है, उनसे क्या एनडीए टक्कर नहीं लेना चाहती? अगर टक्कर लेना चाहती है तो क्या कर रही है, इसका ब्यौरा कहां से आएगा? तो यही से मैंने शुरू में जो कहानी बताई उसका संदर्भ शुरू होता है। अमित शाह या बीजेपी जब अपनी रणनीति बनाती है, तब अपने कार्यकर्ता, अपना संगठन, अपनी ताकत, अपने साधन जुटाने की तैयारी करती है, लेकिन उसमें एक बड़ा घटक होता है, एक बड़ा, एक क्या बोलते हैं उसका, आइटम होता है जिसकी चर्चा बीजेपी नहीं करती, लेकिन वो उनके नजर रहती है कि वो आइटम हमारी रणनीति में फिट बैठता है कि नहीं, आता है कि नहीं, अगर नहीं आएगा तो क्या होगा, उसकी चिंता होती है। और वो आइटम है राहुल गांधी। राहुल गांधी जहां भी जाएंगे, जिस काम के लिए कमर कस के उतर जाएंगे, वो काम पक्का बिगाड़ देते हैं। ये पिछली 10-12 साल का इतिहास है भारतीय राजनीति, और पिछले 100 के आसपास कम ज्यादा जो चुनाव हो गए, उसका हम बारीकी से अभ्यास करें तो हमारी समझ में एक बात प्रखरता से आती है। वो बात यह है कि जहां राहुल गांधी पहुंचे हैं, वहां उन्होंने उस प्रोग्राम को, उस कार्यक्रम को बिगाड़ दिया। अब देखो, अलग से तेजस्वी यादव वो रोजगार वगैरह मोर्चा कर रहे थे, इसमें बीच में लंगड़े घोड़े और भारत के घोड़े को राहुल गांधी ने भेज दिया, और उनकी भी कुछ नहीं चली, और तेजस्वी का जो रैली थी वो भी गड़बड़ा गई, वो भी यात्रा बिगड़ गई। तो अपना प्रोग्राम तो राहुल गांधी चला नहीं पाए, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का, लेकिन तेजस्वी यादव का जो प्रोग्राम चल रहा था वो तो राहुल गांधी ने बिगाड़ दिया ना। वो छोड़कर उनको वोटर लिस्ट पर आना पड़ा, और वोटर लिस्ट से कुछ होने वाला नहीं है। एसआर तो कंप्लीट हो गया है, मामला जो रास्ते पर था, लोगों में था, वो उठकर सुप्रीम कोर्ट चला गया, चुनाव आयोग चला गया। तो राहुल गांधी ने जो बीजेपी को चाहिए वैसे सब जो तैयारियां लालू और तेजस्वी ने की थी, उसको तहस महस कर दिया। अब अगर राहुल गांधी जो कुछ बचा कुचा है वो भी खराब करने के लिए बिहार पहुंचे, वोट का अधिकार यात्रा लेकर, तो उसका फायदा जाहिर है बीजेपी को होने वाला है, बीजेपी को होने वाला है। क्योंकि जो अपने तरीके से आरजेडी, तेजस्वी और लालू काम कर रहे हैं, और जो बिहार के कांग्रेसी नेता है वो अपनी तरीके से लालू के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उसको राहुल गांधी अपने तरीके से बिगाड़ देंगे।
और इसकी अमित शाह को पूरी की पूरी गारंटी है, पूरी गारंटी है। तो इसलिए अचानक से राहुल टपक पड़े हैं वोट का अधिकार लेकर बिहार में। उससे सबसे ज्यादा अगर खुश कौन होगा तो वो अमित शाह हो गए, अमित शाह हो गए। क्योंकि वोटर लिस्ट जो कुछ फाइनल हो गया है वो तो अब बदलेगी नहीं, और उसका प्रचार करके और उसमें पूरी ताकत लगा के जो कुछ चुनाव के लिए एक एक चुनाव क्षेत्र में तैयारियां हो रही थी उसमें राहुल गांधी ने बाधा डाल दी है। तो जो मैंने कहानी शुरू में बताई कि अमित शाह को अपना संगठन, अपनी पार्टी, अपने मित्र दल, अपना एजेंडा, उस पर जितना भरोसा है उससे भी ज्यादा भरोसा राहुल गांधी पर है कि राहुल गांधी अगर सामने खड़े हो जाते हैं तो दुश्मन का जो खेल है वो राहुल गांधी पक्का बिगाड़ देंगे। इसकी जो गारंटी अमित शाह मानते हैं, इसलिए अपने रणनीति में वो राहुल गांधी को एक जिम्मा देते हैं कि भाई हमारे सामने आकर खड़ा हो जा। राहुल गांधी का जिम्मा क्या होता है? बीजेपी की चुनाव की रणनीति में राहुल गांधी को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि बीजेपी के खिलाफ जो गठबंधन हो, जो पार्टी हो, उसमें राहुल गांधी का बड़ा हिस्सा होना चाहिए, बड़ा सहभाग होना चाहिए। उसमें निर्णय प्रक्रिया जो होती है उसमें राहुल गांधी का जितना ज्यादा हिस्सा रहेगा उतना बीजेपी का फायदा ज्यादा हो जाता है। हरियाणा में हमने देखा, दिल्ली में हमने देखा, महाराष्ट्र में हमने देखा, झारखंड में जो हेमंत सोरेन थे उन्होंने राहुल गांधी को साथ में लिया नहीं, कांग्रेस को अलग रखा, और राहुल गांधी को तो झारखंड के चुनाव से हेमंत सोरेन ने दूर रखा था, तो बीजेपी का नुकसान हो गया। लेकिन दिल्ली हो, हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, उसमें राहुल गांधी एक्टिव रहे और बीजेपी का फायदा हो गया। राहुल गांधी एक्टिव रहते तो बीजेपी के जो प्रतिस्पर्धी होते उनका नुकसान होता है। तो कहने का मतलब ये, जैसे दुर्योधन की मूर्खता पर और दुर्योधन के अहंकार भाव पर, अहम भाव पर भगवान श्री कृष्ण का सबसे ज्यादा विश्वास था, बिल्कुल वही तरीके से अमित शाह अपने चुनावी रणनीति में राहुल गांधी को अहमियत देते हैं। और अगर बिहार की जिम्मा राहुल गांधी ने उठाया तो मानो नीतीश कुमार और अमित शाह निश्चिंत हो गए। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी यही रुकता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।